गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमें जो टॉपिक पढ़ना है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो कौन सा है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने कल जो पढ़ा उसके अंदर इस एनएमआर का प्रिंसिपल पढ़ा कि एनएमआर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, एनएमआर क्या होता है और एनएमआर किस तरह से वर्क करता है, यानी हम इसके नाम से देख सकते हैं एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हमने क्या देखा कल कि अगर कोई भी हम ये बोले कि इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग होता है यानी गतिमान होता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं एनएमआर के अंदर वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। और हमने ये सुना था अभी तक कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है किसी भी एटम का, वो क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे आपने मॉडल पर पढ़ा था। ठीक है, मॉडल क्या था? किसी भी एटम का कि सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स में, कक्षकों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो घूम रहे हैं, तो इनकी वजह से तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो नाभिक है, पहले हम ये पढ़ते थे कि ये जो नाभिक है ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, अपनी जगह पर स्थिर होता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन बाद में हमने क्या पढ़ा कि ये जो नाभिक है इसके अंदर ये भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। तो चार्ज होने की वजह से उसके अंदर भी क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति होती है, और उस गति की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उसी चुंबकीय क्षेत्र का हम यूज करते हैं किसके लिए? स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं अननोन कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए हम उस न्यूक्लियस के, अननोन मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था कि ये जो नाभिक है ये किसका बना होता है? हमें पता है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन हमें पता है क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो 0 होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों चार्ज पार्टिकल ही होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। हमने ये पढ़ा था कि ये जो है ये किससे बने होते हैं? दो तरह के क्वार्क से बने होते हैं। एक होता है आपका अप क्वार्क और एक होता है आपका डाउन क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो +2/3 होती है, डाउन क्वार्क की -1/3 होती है। इनसे मिलकर क्या बना होता है? ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है वो तो किसका बना होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है? 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का बना होता है। तो ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? 1 अप क्वार्क का और 2 डाउन क्वार्क का बना होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो किसका बना होता है? 1 अप क्वार्क का। ठीक है, 1 अप क्वार्क मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है? +2/3, और 2 डाउन क्वार्क। 2 डाउन क्वार्क का मतलब क्या है? प्लस में -2 × 1/3, यानी टोटल कितना हो गया? 0। यानी न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 0। लेकिन न्यूट्रॉन भी एक आवेशित पार्टिकल ही होता है, और जहां पर आवेश होते हैं प्लस और माइनस, तो वो क्या होते हैं? हमेशा मूवमेंट शो करते हैं। वो क्या होते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। अब ये जो मूवमेंट शो होगा इसकी वजह से उस न्यूक्लियस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसी का हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। अच्छा, ये नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है ये आगे आएगा। ठीक है, अभी आप ये देख लो कि अगर कोई ये बोलता है कि न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो वो कैसे करता है? ठीक है, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड बाद की बात है। अभी आप ये देखो कि ये जो न्यूक्लियस है, वैसे तो हम ये मानते थे, जो आपकी क्लासिकल जो थ्योरी थी
किसी भी एटम की, वो तो ये कहती थी कि नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो क्या होता है, स्थिर होता है, अपनी जगह पर स्थिर होता है, वो गतिमान नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होती है, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस दिशा में, अंगुलियों की दिशा में, ठीक है, या फिर हम ये देखते हैं कि करंट की दिशा हमेशा, धारा जो प्रवाहित होती है किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो धारा की दिशा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होती है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारी अंगुलियां जो है वो धारा की दिशा को शो करती है, ठीक है, तो आपका जो ये थंब है ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन हम ये कहते थे पहले कि नाभिक जो है वो तो स्थिर होता है, तो उसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाद में हमने क्या पढ़ा कि जो नाभिक है वो किसका बना होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये भी क्या होते हैं, बिना आवेश के नहीं होते, ये भी कुछ आवेशित पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अप और डाउन क्वार्क कहते हैं। यानी यहाँ भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, नेगेटिवली चार्ज भी है, और उनके अंदर मूवमेंट भी होता है, गति भी होती है। तो इन्हीं के गति के कारण क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होता है। तो हम जो एनएमआर स्टडी करते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर, किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर जो न्यूक्लियस है, अननोन कंपाउंड का जो न्यूक्लियस है उसके जो द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। अननोन जो कंपाउंड लेते हैं हम, उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाकर उसका क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, अनुनाद करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी से हम मॉलिक्यूल की मोलिकुलर स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है किसका, एनएमआर का, कि हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड को रेजोनेंट कराने की कोशिश करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिससे क्या होता है, हमें एक पीक मिलती है जो कि एनर्जी डिफरेंस की वजह से होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी डिफरेंस कैसे आता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस के या नाभिक के मूवमेंट की वजह से होता है, गति की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो, जैसे आपने ये पढ़ा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे आपने। ठीक है, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, जो क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पिन में है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, एक होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, एक होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, या इसे क्या कहते हैं हम, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये क्या होती है, इसको हम एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये क्या शो करती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्षक के अंदर, जैसे हम किसी भी एटम के लिए ऑर्बिटल शो करते हैं तो वैसे शो करते हैं, एस के लिए 1 होता है, पी के लिए 3 होते हैं। ठीक है, तो अगर इस एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है, 2 पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये इस स्पिन के साथ होगा या फिर वो इस स्पिन के साथ होगा। तो यानी स्पिन की 2 वैल्यूज होती है, यहाँ पर एक तो +½ होती है और एक -½ होती है। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इन ऑर्बिटल्स में हमेशा हम क्या भरते हैं, एलिमेंट्स के या एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये चक्रण क्वांटम संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम 2 देते हैं, या तो वो +½ होगा या वो -½ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम
इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं इस एनएमआर के अंदर, हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के लिए होता है एक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या सिंपली अगर थी तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हम यहाँ पर एनएमआर के अंदर क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की स्पिन क्वांटम नंबर को देखेंगे और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई के साथ। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, यानी यहाँ पर ये जो है स्पिन किसका दिखाएगा, न्यूक्लियस का। अब आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू होती है वो +12 -12 होती है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन क्या होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 पॉसिबिलिटी में रह सकते हैं, या तो वो +12 में रहेंगे या फिर वो -12 के अंदर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो आई की वैल्यूज जो होती है वो हर एटम के लिए अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो होता है, उसके बेस पर हम ये बताते हैं कि ये आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये कितने, इसकी वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए देखो, जैसे आपका प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, अगर हमारा जो प्रोटॉन है वो रोटेट करता है मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हमें डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम देखते थे कि अगर हमारी अंगुलियां जो है राइट हैंड की अंगुलियां अगर धारा की दिशा के अंदर है तो हमारा जो थंब है वो क्या दिखाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन क्या है, धन आवेशित है, यानी धन आवेशित जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट जिस दिशा में होगा धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित होती है। तो प्रोटॉन्स के लिए या पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट है उनके लिए क्या होता है, जो प्रोटॉन के मूवमेंट की दिशा होती है उसी दिशा में हम उंगलियों को लेते हैं और बाहर की तरफ आपका क्या आता है, ये जो थंब है ये क्या बताएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बताएगा। ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियस जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। ठीक है, तो मान लो एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का मूवमेंट कहां पे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये कहां पे होगी, ऊपर की तरफ होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अगर डायरेक्शन जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका क्या है, हम उंगलियां हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम हमारे उंगलियों की दिशा कहाँ पे रखेंगे, क्लॉकवाइज में रखेंगे। तो जो आपका थंब है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ होगी। यानी हमने एक लिया इलेक्ट्रॉन, एक लिया हमने प्रोटॉन, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अगर ये सेम स्पिन के साथ घूम रहे हैं तो। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बने होते हैं। तो ये जो अप और डाउन क्वार्क है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज है उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आई की वैल्यू है या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये सिर्फ +12 -12 यानी 2 ही वैल्यू ना होकर बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, जो किस पर आधारित होती है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये न्यूट्रॉन में के अंदर कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम आई की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब आता है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है तो उस मॉलिक्यूल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला, अगर आपका
ये स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। इसकी वैल्यू क्या होती है, s+1 h कट या h/2 ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, i+1 h कट होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पहले ये पता होनी चाहिए, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो हमें आई की वैल्यू पता होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट के लिए आई की वैल्यूज कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो हम उसका एक चार्ट बना लेते हैं। जो जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होती है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एलिमेंट्स हैं उनके आई की वैल्यूज को याद रख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं पहले, और उसी के अंदर आएगा आपका कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नॉन जीरो कौन सा होता है, जीरो कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा आपने ये देख लिया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब हमें क्या देखना है कि जो आपके न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के में से कौन से न्यूक्लियस होंगे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे और कौन से ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देंगे। ठीक है, एनएमआर कौन देता है, जहां पर आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी। ठीक है, एनएमआर कौन से मॉलिक्यूल देंगे, जहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर मॉलिक्यूल है जहां पर नेट म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो वो एनएमआर हमारा नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, पहले मॉलिक्यूल लेके चेक करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कहीं जीरो तो नहीं है। ठीक है, और किसमें जीरो होता है किसमें नॉन जीरो होता है वो देखना पड़ेगा, फिर हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगी, दो चीजें। जैसे आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो दो चीजें लिखते हो, एक क्या, उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, और दूसरा क्या लिखते हो यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या लिखते हो। ठीक है, जो एटॉमिक भार होता है, एटॉमिक वेट होता है उस मॉलिक्यूल का, वो लिखा जाता है। तो आपको इन दोनों की वैल्यू का पता होना चाहिए हर एलिमेंट के अंदर, और इसी के बेस पे हम बताएंगे कि आपका ये मॉलिक्यूल जो है वो एनएमआर देगा या नहीं देगा, उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, टेबल बना रहे हैं हम इसके अंदर कि एक तो देखनी है आपको द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट। ठीक है, और एक है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसे लिखो, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये दो चीजें चेक करनी है। इसके बेस पर हम बताएंगे कि आपका जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा। ठीक है, आई की वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू कितनी होगी वो बताएंगे हम किसके बेस पर, इन दोनों के बेस पर। जो आपका ये द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हो, जेड से। ठीक है, ए से सॉरी, और इसको किससे लिखते हो, जेड से, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए द्रव्यमान संख्या जो है वो आपकी सम है या इवन है। ठीक है, इवन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो टोटल क्या है, सेम है, इवन है। जितने न्यूट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, अगर ये वैल्यू आती है इवन। ठीक है, और इसके साथ में अगर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। परमाणु क्रमांक किससे दिखाते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो अगर परमाणु क्रमांक भी हमारा क्या है, सम है या फिर इवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी इवन है। ठीक है, तो हम अगर बात करें प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तो ये सारे क्या है, सबकी वैल्यू इवन है। इवन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑर्बिटल में हम चेक करें तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है तो हर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है, अपोज करके ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड देंगे, टोटल जो आपका चुंबकीय क्षेत्र देंगे, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ सकता है। ठीक है, तो यही चीज हमें चेक करनी है कि अगर ये दोनों चीजें सम है या इवन है तो यहाँ पर आपका ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि आपका ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस का वो क्या आता है? 0 आता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है न्यूक्लियस का वो क्या आता है? 0, और उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है तो मतलब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा नहीं देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देगा, क्योंकि हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। ठीक है, और उसी का ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेजोनेंस करवा के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लो कि इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों क्या होते हैं? इवन होते हैं। ऐसी वैल्यूज या ऐसा एग्जाम्पल है जैसे आप 6 कार्बन 12 ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल लो 6 कार्बन 12। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? ये आपका एटॉमिक वेट है 12, इवन है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है 6, ये भी इवन है। ये दोनों अगर इवन है तो ये क्या बताता है कि ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस का, इसकी वैल्यू इसके अंदर 0 होगी। तो इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ले लो आप, जैसे 8 ऑक्सीजन 16, जो नॉर्मल हमारे एटम्स है, ठीक है, विद देयर एटॉमिक वेट, ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब आपने ये पूछा कि नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? 0, क्योंकि हमने देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I+1 H कट होता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या है? 0 मैग्नेटिक मोमेंट वाले एलिमेंट है सारे। ठीक है, ऐसे तत्व जिसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर ये दोनों है, Z और A, ये दोनों क्या है? इवन है। इवन का मतलब है सारे एक पेयर में। ठीक है, 6 है, अगर 6 कार्बन 12 है तो 6 में हम क्या कर सकते हैं? दो दो का पेयर बना सकते हैं। जब भी दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक जो है पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? 12 है तो 12 में से 6 के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो इसका जो नेट आई है वो 0 और म्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारे 0 मैग्नेटिक मोमेंट वाले एग्जाम्पल्स हुए। अब अगर हम क्या करें सेकंड, कि या तो ये सम ले ले, इवन ले ले, ठीक है, और ये ओड ले ले, इसको क्या लिखते हैं? विषम। ठीक है, या फिर क्या करें? ये विषम ले ले ओड, और ये ले ले इवन, या फिर हम क्या करें? दोनों के दोनों ही हम क्या ले ले? ओड ले ले। ठीक है, तो क्या होता है इन सब में आई की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होती है, इसलिए म्यू की वैल्यू भी क्या होती है? नॉन जीरो होती है। इसलिए ये क्या शो करते हैं? नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की, चुंबकीय आघूर्ण की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आती है मतलब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनकी आई की वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आराम से आ सकता है। जैसे आपका है ये जो आई की वैल्यू है इसको हम एक अलग टेबल में लिख लेते हैं। आई की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और पूर्णांक के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको कुछ एलिमेंट है उनकी आई की वैल्यू याद रखनी है। 0 तो किसकी होगी? जिसके अंदर आपका ए और जेड दोनों क्या होगा? इवन होगा, उसकी होगी।
ठीक है। इसके अलावा जो आपकी वैल्यूज आती है जहां पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल होती है, उसमें से आई की वैल्यू जो 1 आती है वो आती है किसके लिए, ड्यूटेरियम के लिए, 1H2 के लिए, ठीक है। और एक आती है आपकी 7 नाइट्रोजन 14 के लिए। यहाँ पे क्या ये परमाणु क्रमांक ओड है, इसलिए ये भी क्या देगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा, म्यू नॉन जीरो है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, आई की वैल्यू है, आई 1 किस में होता है, ड्यूटेरियम में, और 7 नाइट्रोजन 14 में, ठीक है। आई की वैल्यू 3 आती है बोरोन के अंदर, 5 बोरोन 10 में, ठीक है। आई की वैल्यू जो होती है वो हाफ आती है किसके अंदर, 1H1 में, ठीक है। इसके अलावा कार्बन में, लेकिन कार्बन का हम आइसोटोप यूज करते हैं 6 कार्बन 13, ठीक है, और उसके साथ 7 नाइट्रोजन 15, ठीक है। ये कार्बन नाइट्रोजन के आइसोटोप्स है, जहाँ पे क्या होता है, ये इवन सॉरी ओड होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होती है, आई की वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होती है, और आई की वैल्यू होती है इन तीनों के लिए हाफ। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3/2 होती है आई की वैल्यू बोरोन के लिए, 5 बोरोन 11 के लिए, 5 बोरोन 10 के लिए 3 होती है, लेकिन 11 के लिए 3/2 होती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, और बाकी जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।